इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डीसी मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन से है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके के क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 क्वेश्चन की। तो नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन का तो यहाँ पे बोला गया है कि डीसी मोटर पे संचालन के दौरान बैक ईएमएफ एक महत्वपूर्ण मात्रा है। बैक ईएमएफ की अवधारणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। तो एक डीसी मोटर की अवधारणा है बैक ईएमएफ को लेकर। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बोला गया है कि मोटर को लोड करते समय बैक ईएमएफ काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है, जबकि ये जब हम मोटर को लोड करते हैं तो बैक ईएमएफ कभी भी बढ़ता नहीं है, ये तो गलत है। अब यहाँ पे बिना लोड के बैक ईएमएफ शून्य हो जाता है, ये भी गलत है। तो मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा रूपांतरण के लिए बैक ईएमएफ की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोटर को लोड करते समय बैक ईएमएफ काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, डीसी मोटर के ऊपर लोड लगाते हैं, डीसी मोटर के ऊपर लोड बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ ईबी जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये याद रखना आप क्वेश्चन। तो मोटर का बैक ईएमएफ कम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है डीसी शंट मोटर में, अगर बात की जाए स्टार्टिंग टॉर्क की तो इसमें अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा मध्य, मतलब कि मीडियम होगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शंट आपकी मोटर होती है, शंट मोटर की वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है। वाइंडिंग जो होती है वो कहाँ जुड़ी होती है, आर्मेचर के पैरेलल में। तो उससे क्या होता है, जिस कारण फील्ड करंट क्या होता है, आर्मेचर से अपेक्षा स्वतंत्र होता है। फील्ड करंट जो होता है, फील्ड करंट, तो वो आर्मेचर करंट से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, जिसके कारण शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सॉरी, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब कि कॉन्सोनेंट, उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, स्थिर रहता है। अगर इसके ऊपर हम बार भी डालते हैं, शंट मोटर के ऊपर बार भी डालते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, कि हम सीरीज मोटर की बात करें, जबकि हम इसके रिगार्डिंग सीरीज मोटर की बात करें तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो अधिक होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क आपका अधिक होता है। शंट मोटर का आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मध्य होता है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 0.8 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध वाली 220 वोल्ट डीसी मोटर 25 एम्पेयर की आर्मेचर द्वारा खींचती है, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ का मान पूछा जा रहा है कि ईएमएफ का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा ईबी, बैक ईएमएफ का। तो आपको पता होगा बैक ईएमएफ इजकल टू वी माइनस आई ए आर ए होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें बताया हुआ है यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दी हुई है, हमारी आर्मेचर जो रेजिस्टेंस दी गई है ये दी गई है 0.8 ओम। और जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज दी गई है वीटी, जिसको बोला जाता है, वीटी दिया गया है 220 वोल्ट। और जो हमारे पास हमारे हमारे पास निकालना क्या है, हमने ईबी निकालनी है। और सॉरी, आई ए कितना दिया गया है, आर्मेचर करंट कितना दिया गया है, 25 एम्पेयर, ये हमारे पास दिया गया है। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है ईबी। ईबी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया, वी माइनस आई ए और आर ए। तो यहाँ पे हमारे पास वी कितना दिया गया है, हमारे पास 220, और हमारे पास आई कितना है 25, और मल्टीप्लाई 0.8, ये दी गई है हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो आपको दिया गया है प्रतिरोध। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा ये 20, और यहाँ पे
20। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे, इसको इसके बीच में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 200। आपका जो आंसर आएगा वो 200 वोल्ट आपका आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। बोला गया है कि डीसी सीरीज़ मोटर के लिए सबसे उपयुक्त है। तो डीसी सीरीज़ मोटर के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो डीसी सीरीज़ मोटर आपको पता है कि किसके लिए यूज़ की जाती है, ये हमारी क्रेन के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए क्रेन के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रेन। क्रेन के लिए हमारी डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ किया जाता है। आगे चले 5 क्वेश्चन के ऊपर बोला गया है कि यहाँ पे डीसी मोटर का बैक ईएमएफ सीधे समानुपाती होता है। तो सीधे किसके समानुपाती होता है, ये होता है स्पीड के। जबकि आपको पता होगा कि इसका ये ई बी इजकल टू 5 ZNP और 60 ए। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ किसके समानुपाती है, ये जो आप एन देख रहे हो, तो ये क्या होता है हमारा आर्मेचर में स्पीड आरपीएम में। तो ये हमारा किसके सीधे समानुपाती है, ये हमारे स्पीड के समानुपाती होता है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर डैश को उत्पन्न करता है। तो मोटर किसको उत्पन्न करता है, तो मोटर उत्पन्न करता है आपका, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की टॉर्क या फिर चुंबकीय क्षेत्र को। तो पहले हम बात करें मोटर और जनरेटर के ऊपर। अगर जनरेटर का केस है, जनरेटर की बात करें तो जनरेटर जो करता है वो जो हमारा काम करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। ठीक है, ये होता है जनरेटर के केस में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे अगर केस किया जाए तो इसका उल्टा जो हो जाएगा, ये होता है मोटर के केस में, ये होता है मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ये होगा टॉर्क। अब जैसे ही मोटर के अंदर टॉर्क पैदा होगा तो यांत्रिक ऊर्जा हमारी क्या होगी, आएगी यहाँ पे। तो इसका पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले आंसर जो होगा हमारा, ये मोटर क्या करता है, टॉर्क पैदा करता है। तो आपको पूछा गया है कि जनरेटर में उत्पन्न करता है, जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर डैश को उत्पन्न करती है। तो उत्पन्न करती है मतलब टॉर्क को उत्पन्न करती है। फिर उसके बाद हमारी क्या निकलती है, यांत्रिक ऊर्जा निकलती है, मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि आपको शाफ्ट के ऊपर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। बोला गया है कि डीसी जनरेटर में यांत्रिक डिग्री तथा विद्युतीय डिग्री का मान एक समान होगा यदि पोल हो। तो बोला गया है कि डीसी जनरेटर में यांत्रिक डिग्री तथा वैद्युतीय डिग्री का मान एक समान होगा यदि पोल हो। तो यहाँ पे जो आपको आपकी डिग्री जो होती है वो आपको देखी जाए, यांत्रिक डिग्री, तो वो जो होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री, तो इसका हाफ जब होगा तो हाफ कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे अगर दो को मिलाकर चलेंगे तो पोल कितने होंगे हमारे 180 डिग्री को, तो ये हो जाएंगे 2 पोल। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोला गया है कि डीसी, अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चालू नहीं करना चाहिए क्योंकि। तो डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चालू क्यों नहीं करना चाहिए? तो आपको पता है कि डीसी सीरीज मोटर जो होता है एक आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर के सीरीज में क्या होती है, मोटी वायर और कम टर्नों की एक वाइंडिंग लगी होती है, वो जो कि आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो सारा का सारा करंट इसी में से होता जाएगा, तो जिससे कि हमारी जो टॉर्क, इसकी जो टॉर्क होगी, जो हमारा करंट जो होगा इसमें अधिक फ्लो होगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। स्पीड अधिक होने के कारण क्या होगा, मोटर एक खतरनाक रूप धारण कर लेगी। तो जिससे क्या होगा, आपका पर्याप्त टॉर्क उत्पन्न की बिना ही अधिक धारा खींचेगा। इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, पर्याप्त टॉर्क को उत्पन्न किए बिना अधिक धारा खींचेगा। तो ये एक, तो और साथ में क्या कर देगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग को भी क्या कर देगा, जला देगा। तो जिससे कि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नंबर 9 क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 9 क्वेश्चन जो है हमारा, यदि शंट मोटर के क्षेत्र कुंडली के साथ सीरीज
में प्रतिरोध लगाया जाता है तो उसकी क्या हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, गति बढ़ती है वे घर्षण घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, गति बढ़ती है पर घर्षण उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे जो है हमारा आगे बोला गया है कि डुप्लेक्स व्हील सिंपलेक्स लैब बाइंडिंग की कम्यूटेशन पिच क्रमशः होती है। तो कम्यूटेशन पिच क्रमशः कितनी होती है? तो ये होती है आपकी, यहाँ पे पहले पूछा गया है कि लैब, एक आपको डुप्लेक्स पूछा गया है, दूसरी आपको सिंपलेक्स पूछा गया है और बोला गया है कि लैब बाइंडिंग है। तो आपको पता है कि अगर सिंपलेक्स है तो सिंपलेक्स में क्या होता है, ए इजकल टू पी। अगर डुप्लेक्स है तो ए इजकल टू टू पी। अगर ट्रिप्लेक्स है, आपको पता है कि ट्रिप्लेक्स है तो क्या होगा, ट्रिप्लेक्स में क्या होगा आपका, ट्रिप्लेक्स में जो होगा ए इजकल टू थ्री पी मतलब कि पोल, और क्वाड्रप्लेक्स है तो उसमें होगा ए इजकल टू फोर पी। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका जो सही आंसर जो होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, 2 और 1। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।